पांड्य और इसके बाद हम लोग संगम युगीन संस्कृत के बारे में बात करेंगे। संगम कालीन राज्यों में सबसे दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य स्थित था। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन प्रदेश होता है। पांड्यों को मिनावर या मछुआरा, कवूरियार या कौरव से संबंधित, पंचावर या पांडव से संबंधित, तेन्नार, मरार, इस दोनों का तात्पर्य दक्षिणवासी, सेलियार, वालुडी आदि नामों से जाना जाता था। पांड्यों के विषय में रामायण, महाभारत, कात्यायन की वर्तिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, स्ट्रैबो, प्लिनी, संगम साहित्य, अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख इत्यादि से जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के अनुसार पांड्य सैनिकों के साथ पांडवों की सेवा में आए हुए थे और युधिष्ठिर की सभा में वे सब सम्मान पूर्वक बैठते थे। अर्थशास्त्र में पांड्य क्षेत्र कावर में मिलने वाली मोती का उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही इसमें उल्लेख मिलता है कि मदुरई अपनी कीमती मोतियों, उन्नत वस्त्रों एवं समृद्ध व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया है और कहा है कि वहां मातृसत्तात्मक समाज था। उसने पंडैया द्वारा शासित पांड्य राज्य का विलक्षण वर्णन प्रस्तुत किया। उसके अनुसार पंडैया हेराक्लीज की पुत्री थी। उसकी राय में माबर या पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख अशोक के बृहद शिलालेखों, जिसमें दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख का उल्लेख मिलता है, प्राप्त होता है। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने तमिल देश के त्रामिर देश संघटम अर्थात 3 राज्यों के संघ को पराजित किया था। त्रामिर देश संघटन में सिर्फ पांड्य राज्य की स्पष्ट पहचान मिलती है, क्योंकि इसी अभिलेख में आगे कहा गया है कि खारवेल ने पांड्य देश से सैकड़ों की संख्या में मोती, कलिंग मंगवाए और साथ में हाथी, घोड़े, रत्न, माणिक इत्यादि को भी उन्होंने कलिंग में मंगवाया था। अब नेडियोन नामक राजा का उल्लेख करते हैं। नेडियोन पांड्य राजवंश के प्रथम शासक के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। वस्तुतः यह एक पौराणिक पात्र है और इनका अस्तित्व ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध माना जाता है। नेडियोन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका तात्पर्य लंबा आदमी से होता है, यानी कि इसका मतलब लंबा आदमी होता है। कहा जाता है कि नेडियोन ने पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया और सागर पूजा की परंपरा को आरंभ किया था। फिर पलसालई मुडुक्कुडमी, इसे पांड्य राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। इनका नाम वेल्ल विकुड़ी दानपत्र में मिलता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह एक ऐतिहासिक पात्र थे। इन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और पलसालई अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनवाने का भी उपाधि धारण किया था। फिर आर्यपदा इकंडथा नेडुन जेलियन, इनका उल्लेख 180 ईस्वी में प्राप्त होता है। संगम साहित्य में नेडुन जेलियन नाम के कई शासकों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 2 आर्यपदा इकडंथा नेडुन जेलियन एवं तलैया लांगान मतुच्चते रुवेन नेडुन जेलियन अधिक प्रसिद्ध है। आर्यपदा इकडंथा एक उपाधि थी जिसका अर्थ है वह जिसने एक आर्य यानी उत्तर भारतीय सेना के विरुद्ध विजय हासिल किया था। शिल्पाधिकारम के अनुसार उसी के शासनकाल में मदुरई में कोवलन की मृत्यु की दुखद घटना घटती है, जिससे बहुत ही दुखी हो जाने के कारण राजा ने अपना प्राण त्याग दिया था। इसके बाद तलैया लंगान
मतुच्छेरुवेन नेडुनजेलियन, इनका शासनकाल 210 ईस्वी प्राप्त होता है। नेडुनजेलियन संगम कालीन पांड्य शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसने तलैयालंगान मतुच्छेरुवेन अर्थात तलैयालंगानम युद्ध का विजेता का उपाधि धारण किया था। राजगद्दी प्राप्त करने के समय नेडुनजेलियन नवयुवक ही था, तभी उसके सम्मुख भारी विपत्ति आई। चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं ने मिलकर उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसकी राजधानी मदुरई को घेर लिया। पर नेडुनजेलियन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने शत्रुओं को राजधानी से खदेड़ दिया। उनका पीछा करता हुआ चोल राज्य की सीमा में घुस गया, जहां तलैयालंगानम तंजौर जिले में तिरुवालूर से 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। यहाँ पे युद्ध हुआ और सभी को बुरी तरह पराजित किया। चेर शासक गजमुख सिंह को उसने बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया। नेडुनजेलियन अपनी इस विजय से न केवल अपने पैतृक सिंहासन पर भलीभांति आसीन होता है, बल्कि तमिल देश के सभी राज्यों पर उसका दबदबा कायम हो गया। इसके अतिरिक्त नेडुनजेलियन ने मिल्लई एवं मुत्तुर नामक 2 प्रदेशों पर भी अधिकार कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त नेडुनजेलियन ने मिल्लई एवं मुत्तुरु नामक 2 प्रदेशों पर भी अधिकार करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। मधुर इकांची नामक रचना में नेडुनजेलियन के कुशल शासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। उसने किसानों, व्यापारियों के हित में अनेक कार्य किए। मोती और मछली प्राप्त होने वाले पूर्वी समुद्र तट के लोगों को उसकी सेना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। महान विजेता व उदार प्रशासक होने के साथ साथ नेडुनजेलियन विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता और धर्मनिष्ठ भी था। संगमकालीन कवियों ने उसकी उदारता एवं दानशीलता की प्रशंसा की है। वह वैदिक धर्म का पोषक था और उसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान सफलतापूर्वक करवाया था। उसके समय में राजधानी मदुरई तत्कालीन भारत की अत्यंत प्रसिद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक नगरी बन गई थी। नेडुनजेलियन के बाद पांड्य राज्य राजनैतिक पृष्ठभूमि में चला गया। 6ठी सदी ईस्वी में पांड्य राज्य पर थोड़े समय के लिए कलभ्र काबिज हो जाते हैं। 7वीं सदी ईस्वी में पांड्य ऐतिहासिक रंगमंच पर पुनः दिखाई पड़ते हैं और उनका उत्कर्ष होता है। नत्तनार की कविता से संकेत मिलता है कि संगम काल का अंतिम शासक नलिय कोड्डन 275 ईस्वी था। इस कवि के वर्णन से ज्ञात होता है कि तमिल देश की तीनों राजधानियों वंजी, उरैयूर व मदुरई में उदार एवं दानशील शासकों का काल समाप्त हो चुका था और इसके बाद इन राज्यों के ह्रास का काल आरंभ हो जाता है। तो बच्चों, ये था पांड्य राज्य के बारे में, जो संगम युगीन पांड्य राज्य है उसके बारे में जानकारी थी। अब हम लोग संगम काल के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। संपूर्ण राज्य क्षेत्र को मंडलम कहा जाता था। 3 बड़े मंडलम, चेर मंडलम, चोल मंडलम और पांड्य मंडलम थे। अन्य मंडलम थे जो कोंगू मंडलम, तोंडई मंडलम इत्यादि। केवल चेर मंडलम, चोल मंडलम व पांड्य मंडलम के राजा को मुडी मान्नेर अर्थात अभिषिक्त नरेश, छत्रधारी नरेश के नाम से संबोधित किया जाता था। संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन हो गया था। संगमकालीन राज्य कुल संघ प्रतीत होते हैं। ऐसे राज्य कुल के विभिन्न परिवारों के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वयस्क पुरुष राजकाज में भाग लेते थे। संगम साहित्य में किसी महिला को शासन प्रमुख बनाने का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। सामान्य रूप से राजा के जो बड़े पुत्र थे उनको राजगद्दी पर उत्तराधिकार मिलता था, जिसे मुरई मुडाल कातिल कहा जाता था। उत्तराधिकार को
तायम कहा जाता था और उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी होते रहते थे। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था पहले की तरह। उसे को, मन्नम, वेंदन, कुर्रावन या इरैवान कहा जाता था। को के दो अर्थ थे, राजा और ईश्वर। को का प्रयोग राजा के लिए क्यों होता था, इसका कोई स्पष्टीकरण संगम साहित्य में प्राप्त नहीं होता। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन को पेरुनल अर्थात उत्तम दिन या महान दिन कहा जाता था। राजा सर्वशक्तिमान था। उसकी निरंकुश सत्ता पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिसे पंच महासभा कहा जाता था। पंच महासभा जनता की एक मान्यता प्रताप संस्था थे। इसमें अमात्यर यानी मंत्री, पुरोहितर यानी पुरोहित, सेनापतियर यानी सेनापति, दूतार मतलब दूत या राजदूत, और उर्रार या वई अर्थात गुप्तचर या जासूस होते थे। एक और केंद्रीय संस्था थी जिसे इन पेरयम कहा जाता था। इन पेरयम में शामिल थे करन तियलवार अर्थात लेखपाल, करुम करर कार्यकारिणी अधिकारी, कनक सुर्रम ये राजकोष अधिकारी होते थे, कडाई पल्लार या राजमहल सुरक्षा प्रमुख, नगर मंडार यानी नगर प्रमुख, पदै तलैवार यानी पैदल सेना का प्रधान, इनई वीरर यानी हस्त सेना का प्रधान, और इबुली मरवर अर्थात अश्व सेना का प्रधान। राजा के दरबार को अवई कहा जाता था। राज दरबारियों का कार्य राजा को परामर्श देना तथा शासन व्यवस्था को समुचित संचालन के मार्ग निर्देशन करना था। राजा प्रतिदिन अपनी सभा नालवई या मनरम में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कर कार्य संपन्न करता था। सभी शासक पेशेवर सैनिकों की सेना रखते थे। सेना के कप्तान को एनाडी या एनाडी कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए मंडलम संपूर्ण राज्य क्षेत्र का विभाजन नाडु यानी संभाग में, नाडु का विभाजन उर या नगर में, और उर का विभाजन ग्रामों या गांवों में किया जाता था। बड़ा ग्राम पेरूर तथा छोटा ग्राम सिरयूर कहलाता था। ग्राम प्रशासन के आधारभूत सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन में मनरम, पौडियल, अम्बालम और अवई जैसी संस्था कार्यरत थी। संगमकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें बच्चों, तो संगम काल का तमिल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अत्यंत धनी प्रदेश था, समृद्ध था, और इसके प्रमुख आधार थे कृषि और व्यापार। संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है कि सुदूर दक्षिण भारत यानी तमिल प्रदेश की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी और इसमें अनाज का अच्छा पैदावार होता था। कावेरी नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र अपनी उर्वरता के लिए अधिक प्रसिद्ध हो गया था। इसके विषय में कहा जाता था कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने पर घेरता है, उतने में उत्पादित अनाज 7 व्यक्तियों का पेट भरने के लिए पर्याप्त है। आवूर किलार के अनुसार संगम साहित्य में धान, रागी और गन्ने की पैदावार का वर्णन मिलता है। कृषि के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थे। उस काल में नरेशों ने कुआं, तालाब और नहरों का निर्माण करवाया था। लोहे के उपकरणों के प्रयोग के कारण उत्पादन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। कृषि, इसको उलाव कहा जाता था, से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत था और कृषि के विकास के कारण ही राज्य नियमित सेना रखने में समर्थ थे। राजस्व संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे कराई ये भू राजस्व लगान था, उपज का 1/6 होता था। इराई ये सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर था लूटे हुए माल से। उल्गू या सुंगम नामक कर था, वो सीमा शुल्क और राहदारी था। कड़मई या वाडवड राजा को दिए जाने वाला शुल्क था। इराव नामक कर ये जबरन लिए जाने वाला उपहार था। वरियम ये क्षेत्र की उपज के हिसाब से लिए जाने वाला कर था। माँ या वेली
ये भूमाप की इकाई थी, और कलम शब्द आता है उसमें अनाज के तौल की इकाई थी। संगमकालीन अगर व्यापार की बात करें बच्चों, तो संगम काल के आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों बहुत विकसित थे। आंतरिक व्यापार में देश के विभिन्न भागों में बाजार लगते थे जिनमें वस्तुओं का लेन देन होता था। दक्षिण भारत के कई स्थानों से व्यापारी उत्तर भारत के बाजारों में माल लेकर आते जाते थे। संगम साहित्य में नमक के व्यापारियों का विशेष उल्लेख मिलता है। नमक व्यापारी उमड़न कहलाते थे, अनाज के व्यापारी को कुलवाड़िकन, वस्त्र के व्यापारी को उरईवाड़िकन एवं सोने के व्यापारी को पोनवाड़िकन कहा जाता था। उरैयूर चोल राज्य के अंतःदेशीय राजधानी सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। सूत काटने का काम स्त्रियां करते थे। वस्तुतः चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग ही था। आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। पशु, जड़ी बूटी, मछली के तेल, ताड़ी, गन्ना, मक्की के दानों आदि सामानों के विनिमय यानी अदला बदली का उल्लेख मिलता है। वस्तु विनिमय के मानक पैमाने के रूप में धान का प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार की अगर बात करें बच्चों, तो संगम काल में तमिल देश का व्यापार पश्चिम में मिस्र तथा अरब के यूनान राज्य से तथा पूर्व में मलय द्वीप समूह व चीन के साथ होता था। काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, मलमल, रेशम आदि तमिल प्रदेश में प्रचुरता से प्राप्त होते थे और इन वस्तुओं को पश्चिम में बहुत ज़्यादा मांग थी। पहली सदी ईस्वी से मिस्र रोम का एक प्रांत बन गया। परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार रोम के साथ अत्यधिक विकसित हो जाता है। विदेशी व्यापार के माध्यम से तमिल लोगों को भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता था, जो उनकी समृद्धि का कारण बना। तमिल राज्य के कई प्रसिद्ध बंदरगाह थे। चोलों की तटीय राजधानी पूहर संगम काल का सर्वोत्कृष्ट बंदरगाह था और उसे सामान्यतया पत्तनम नाम से जाना जाता था। यह बंदरगाह इतना सुविधाजनक था कि विदेशों से माल लेकर आने वाले बड़े जहाज पाल उतारे बिना ही तट पर आ जाते थे। व्यापार के द्वारा प्राप्त धन से यहाँ के निवासियों का जीवन अत्यंत विलासपूर्ण हो गया था। उनके भवन भव्य, अलंकृत और बहुमंजिले बन गए थे। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य में सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर नामक प्रसिद्ध बंदरगाह थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि यवन व्यापारी अपने जहाजों में सोना भरकर मुसीरी या मुजरिस लाते थे और बदले में काली मिर्च और समुद्री रत्न ले जाते थे। संगम साहित्य में वर्णित तमिल प्रदेश की व्यापारिक समृद्धि की पुष्टि यूनानी रोमन लेखकों के विवरण एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से भी होता है। बच्चों, पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी का नाम आता है। इसमें अज्ञातनामा लेखक भारत एवं रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। वह नौरा, कैन्नौर, तोंडी यानी पोन्नानी, मुसेरी मतलब मुजरिस, नेलसिंडा मतलब कोट्टम के निकट जैसे पश्चिमी तट के समृद्ध बंदरगाह का उल्लेख करता है। यहाँ से काली मिर्च, हाथी दांत, रेशम, मोती, मलमल, कीमती रत्न, नीलम, शंख आदि जहाजों में भरकर पश्चिमी देशों में भेजे जाते थे। चेरों की अंतःदेशीय राजधानी करूर या वंजीपुरम, इसको तिरुचिरापल्ली जिला में स्थित था, से रोमन सुराहियों के टुकड़े, सिक्के आदि मिले हैं। अरिकमेड या पांडिचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके, बर्तन आदि मिले हैं। एक मनके के ऊपर रोमन सम्राट आगस्टस का चित्र बना हुआ है और इससे ज्ञात होता है कि अरकमेड एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाते थे और फिर यहां से रोम को भेजी जाती थी। एक पांड्य शासक ने 26 ईस्वी पूर्व में एक दूत मंडल रोमन सम्राट आगस्टस के पास भेजा।
रोम के साथ व्यापारिक संबंधों में दक्षिण भारत का पलड़ा भारी था। रोम के साथ जब व्यापारिक संबंध चल रहा, दक्षिण के तमिल राज्य समृद्धशाली बने रहे, किंतु जब व्यापार का पतन हुआ तो ये राज्य भी पतन उन्मुखी हो गए। संगम साहित्य के अगर समाज की चर्चा करें बच्चों, तो संगम साहित्य से संगम कालीन समाज पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस समय तक सुदूर दक्षिण भारत उत्तर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में आ चुका था। संगम साहित्य हमारे सामने आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के समन्वय का चित्र प्रस्तुत करता है। उत्तर भारतीय समाज के कई परंपराओं को इस काल में तमिल वासियों ने अपना लिया था। दक्षिण भारत में उत्तर भारत के समाज का चतुर्वर्गीय विभाजन नहीं था, बल्कि दक्षिण भारतीय समाज परंपरागत जातियों और जनजातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मण सामाजिक वर्गों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थान था। वस्तुतः तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचलन था। राजा एवं अन्य कुलीन वर्ग यज्ञ कराते थे। इस कारण ब्राह्मणों को अत्यधिक सम्मान मिला। राज दरबारों में कवि के रूप में ब्राह्मणों का आदर था। उन्हें राजाओं से स्वर्ण मुद्राएं, भूमि, रथ, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते थे। पतिन पलाई के रचयिता रुद्रन कन्नार को अपने संरक्षक चोल राजा करिकाल से इस रचना के लिए 16 करोड़ स्वर्ण कण, कुछ के अनुसार 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। बिल्लालर यानी कृषक, ये ब्राह्मण के पश्चात संगम कालीन समाज का बिल्लालर का स्थान आता है। संगम साहित्य के अनुसार उनका मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। बेल्लार 2 वर्गों में विभाजित थे। पहला वेल्लालर अर्थात भूस्वामी किसान, और दूसरा कडाइसियर या कुडीस अर्थात भूमिहीन खेतिहर मजदूर। बेल्लालर कृषि भूमि के बड़े भाग के स्वामी होते थे। ये बड़े किसान, जमींदार, सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी आदि बनते थे। यहाँ तक कि राजा भी प्रायः इसी वर्ग में आते थे। बेल्लारों के प्रमुखों को वेलियर कहा जाता था। कैडेसियर के पास भूमि नहीं होती थी और ये दूसरे के खेतों में खेतीहर मजदूर की भांति कार्य करते थे। कैडेसियर 4 उपवर्गों में विभाजित थे: पागान, तुड़ियन, परयन और कदम्बन। इन्हीं 4 उपवर्गों से आगे चलकर तमिल जनता के उस वर्ग का विकास हुआ जिसे अछूत समझा गया। इससे स्पष्ट है कि वेल्लालर वर्ग दक्षिण भारतीय समाज का एक व्यापक वर्ग था जिसकी संरचना बहुत स्तरीय थी। फिर वैश्यार या वणिक वैश्य की बात आती है। इन्हें वेनिगर भी कहा जाता था। संगम साहित्य में वणिक वर्ग का उल्लेख प्राप्त होता है। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इन्हें शूद्रों की कोट में रखा जाता था। फिर पेशेवर वर्ग आता है। संगम साहित्य के विभिन्न पेशों व्यवसायों में लगे लोगों को विवरण प्राप्त होता है। जैसे कोल्लन, ये लौह कर्म के शिल्पी थे। तच्छन, काष्ठ कर्म के शिल्पी। पुलैयन, ये रस्सी और पशु चर्म से चटाई बनाने वाले दस्तकार इत्यादि थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में वीर प्रस्तर खड़ा किया जाता था, जिसे वीरकल या नाडकुल कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति की अगर बात करें तो तुल्लकाप्यम से ज्ञात होता है कि तमिल देश में विवाहों को एक संस्कार के रूप में आर्यों ने स्थापित कर दिया था। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। संगम काल में सामान्यतः स्त्रियों की स्थिति अच्छी थे। इन्हें समाज में घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। तमिल साहित्य में नच्चेलियर, ओवैयर जैसी कवियत्रियों की भी चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी और इन्हें सुशिक्षित किया जाता था। किंतु विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके लिए अनेक कड़े नियमों का विधान किया गया था। शायद यही कारण था कि अधिकांश विधवाएं सती होना बेहतर समझते थे। विशेषतर उच्च सैनिक वर्ग में सती प्रथा प्रचलित थी। कुछ स्त्रियां वेश्यावृत्ति एवं नाच गान द्वारा अपना जीवन यापन करती थी।
वेश्याओं को परत्यर या नर्तकियों को कनिगैयर कहा जाता था। तमिल धर्म की बात करें तो संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि तमिल प्रदेश में ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म का प्रचलन था, जिनमें ब्राह्मण धर्म का सबसे अधिक प्रचलन था। ब्राह्मण धर्म की अगर बात करें तो तमिल अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि अगत्यार या अगस्त ऋषि पहले व्यक्ति थे जो विंध्य को लांघ कर दक्षिण भारत आए थे। उन्होंने ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत के तमिल देश में वैदिक संस्कृत को लाने का काम किया। उन्होंने तमिल देश में ब्राह्मण धर्म यानी ब्राह्मणवाद का प्रसार किया एवं कृषि विस्तार किया। दक्षिण में वे इतना घुल मिल गए कि उन्होंने तमिल भाषा का व्याकरण अगत्यम नाम से लिखा। स्मृति उपलब्ध नहीं है इसकी। उनके शिष्य तोलकाप्पियर ने अपने व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम में उन्हें तमिल भाषा और व्याकरण के जनक के रूप में याद किया है। दक्षिण भारत में आज भी अगत्यार यानी अगस्त ऋषि की विशेष रूप से उपासना होती है। अनेक मंदिर अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें भगवान शिव की मूर्तियां भी स्थापित है। इनको अगस्त ऋषि द्वारा स्थापित माना जाता है। इसके अतिरिक्त कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत में वैदिक धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे तमिल देश के राजाओं, कुलीनों एवं यहाँ संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों में पुरोहित का कार्य करते थे। उत्तर से आने वाले ब्राह्मण वेदमार कहे जाते थे। यही कारण है कि तमिलों के धार्मिक जीवन में वैदिक धर्म का गहरा प्रभाव है। कुछ यज्ञों और कर्मकांडों का स्वरूप वैदिक धर्म के बिल्कुल अनुरूप रहा, तो कुछ धार्मिक कृत्यों में उपासना पद्धति में दक्षिण की प्राचीन परंपरा का समन्वय भी हुआ। तमिलों के पूज्य देवताओं के नाम है मुरुगन, ये वैदिक देवता कुमार स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं। मरुदम, ये वैदिक देवता इंद्र हैं। तिरुमल, ये वैदिक देवता भगवान विष्णु के सदृश हैं। बलराम कृष्ण पशुचारण जाति के देवता हैं। और कोर्रलई, ये बहेलिया जाति के देवता हैं इत्यादि। अन्य देवता की अगर नाम देखें तो बलराम, कृष्ण, कोर्रलई इत्यादि का नाम आता है। यह प्रमुख देवियों की अगर बात करें तो संगम काल में देवियों की उपासना प्रचलित थे। इसमें कंडगी या पत्तिनी, पतिव्रात्य की देवी, हिंदू धर्म की देवी सावित्री के समतुल्य हैं। आयल रानी, ये वैदिक देव इंद्र की पत्नी इंद्राणी के समतुल्य हैं। उमाई, ये वैदिक देव शिव की पत्नी उमा के समतुल्य हैं। कुडरई करडावुल, वन देवी या वैदिक देवी दुर्गा के समतुल्य हैं। मरियप्पा, चेचक की देवी शीतला के समतुल्य हैं। एलम्मा, ये सीमा की देवी हैं। कोर्रवल, ये विजय की देवी हैं इत्यादि। तमिल प्रदेश में मंदिर के लिए प्रयुक्त शब्द हैं नागर, कोट्टम, पुराई, कोली इत्यादि। भगवान विष्णु के मंदिर विन्नागर एवं इंद्र के मंदिर को वज्रकोट्टम कहा जाता था। गायकों के गान के साथ नर्तकियां संगीत करते थे। गायक गायिका को पाण और पादनी कहा जाता था। नर्तकियों को विडाइलियर, विरालिस कहा जाता था। तमिलवासी यज्ञ, बलि, कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद आदि में भी विश्वास करते थे। सामान्यतः कह सकते हैं कि समकालीन तमिल प्रदेश में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्रायः सभी प्रमुख आचारों विचारों को मान्यता प्रदान की गई थी। जैन धर्म की अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण धर्म के साथ सुदूर दक्षिण में जैन धर्म का भी प्रचलन था। जैन परंपरा में स्वयं महावीर द्वारा दक्षिण में धर्म प्रचार का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों में यह मान्य है कि मौर्य काल में ही जैन संप्रदाय सुदूर दक्षिण में पहुंचा था। जैन परंपरा में मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने शासन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण करने का वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त ने शासन त्याग करके कर्नाटक के श्रावणबेलगोला नामक स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत किया और उपवास करके अपने प्राण की आहुति दी, प्राण के त्याग किया।
मौर्य सम्राट अशोक का पोता संप्रति श्वेतांबर जैन मतानुयायी था। उसने दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचारकों को भेजा था। यह श्वेतांबरों का दक्षिण भारत पहुंचने का सबसे पहला उल्लेख प्राप्त होता है। जैन आचार्यों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया, जिनमें उल्लेखनीय नाम है सुहस्तिन या संप्रति के गुरु, कालकाचार्य पहली सदी ईस्वी पूर्व, कुंद पहली सदी ईस्वी इत्यादि। जैन मुनि में तिरुत्तक देवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की, जिससे जैन धर्म का गुणगान किया गया है। बाद में कदम्ब एवं गंग राजाओं के काल में जैन धर्म को यथेष्ट संरक्षण या प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। तमिल युग में बौद्ध धर्म की भी बात कर लेते हैं। संगम काल में तो ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म के साथ साथ सुदूर दक्षिण में बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था। तमिल प्रदेशों से बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्तूप, विहार और चैत्य का प्रमाण मिला है। सुदूर दक्षिण में बौद्ध धर्म का प्रवेश संगम काल के बहुत पहले ही हो गया था। इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य काल में ही बौद्ध धर्म सुदूर दक्षिण पहुंच गया था। मौर्य सम्राट अशोक ने तमिल प्रदेश में धर्म प्रचारक भेजे थे। वहां केरल पुत्र चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र आदि पड़ोसी राज्यों से उसने मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाने का प्रबंध किया था। कालांतर में कांचीपुरम बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। दक्षिण में महायान बौद्ध संप्रदाय के अनेक सुप्रसिद्ध आचार्य हुए, जिनमें उल्लेखनीय नाम है नागार्जुन, ये दूसरी सदी ईस्वी के हैं, दूसरी सदी ईस्वी के मध्य के। आर्यदेव, ये दूसरी सदी ईस्वी। नागार्जुन का शिष्य अंतिम दिनों में कांची में निवास करते थे। बुद्ध पालित, भाव विवेक, चंद्रकीर्ति, दिंगनाथ, ये 5वीं सदी ईस्वी के अंत के हैं और कांचीपुर का ब्राह्मण थे। धर्मपाल, ये 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में हुए और दिंगनाग का शिष्य थे, कांचीवासी थे। शिल्पद्दिकारम और मणिमेकलई महाकाव्यों में बौद्ध संस्थानों के उल्लेख से पता चलता है कि बौद्ध धर्म तमिल प्रदेश में प्रचलन था। तो बच्चों, इस तरह से संगम साहित्य और संगम काल में प्राप्त जो संस्कृतियां थे उसका हम लोगों ने विवरण किया। इसके पूर्व इसी लेक्चर में हम लोगों ने पांड्य के बारे में बात किया और इस तरह से ये संगम साहित्य के चैप्टर का समापन होता है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद बार बार इसको श्रवण करें, चिंतन करें और नोट्स बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।